हेलो एवरीवन, मैं शमशेर आपके अपने यूट्यूब चैनल सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमने शुरुआत की है विकास की अवधारणा की, जिसमें हम शैशवावस्था को कंप्लीट कर चुके हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम अध्ययन करेंगे बाल्यावस्था का या चाइल्डहुड का, जिसकी आयु 6 से 12 वर्ष है। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। हमने जैसा कि इसी क्रम में यदि हम बात करें तो इस क्रम में हमने शैशवावस्था का अध्ययन कर लिया है, जिसकी आयु 0 से 6 वर्ष थी। आगे हम अध्ययन करेंगे 6 से 12 वर्ष का, जिसका नाम हमारा क्या है, बाल्यावस्था। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे बाल्यावस्था के उपनाम के बारे में कि उपनाम क्या होते हैं, इसमें कितना शारीरिक विकास होता है, कितना मानसिक विकास होता है, व इस अवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। इसके साथ साथ बाल्यावस्था में किस प्रकार से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए बच्चे के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए। तो जैसा कि आपको दिख रहा है ये उपनाम कि इस बाल्यावस्था के लिए अन्य किन नामों से जाना जाता है। क्योंकि एज की बात करें हम तो इसकी एज हमारी क्या 6 से 12 वर्ष। हम जो अध्ययन करेंगे आज वह अध्ययन क्या है हमारा 6 से 12 वर्ष के बालक का अध्ययन करेंगे हम, जिसमें हमारा प्रथम क्या है इसका उपनाम। उपनाम की यदि हम बात करें तो जैसे पहला नाम हमारा क्या कि जीवन का अनोखा काल। देखिए बाल्यावस्था के लिए क्या जीवन का अनोखा काल क्यों कहा जाता है। हम सारी उपनाम के बारे में जितने भी उपनाम यहाँ पे लिखे हुए हैं इन सब के बारे में एक एक करके सभी को जानेंगे कि आखिर ये क्या है या क्यों इनको इस नाम से कहा जाता है, पुकारा जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। जीवन का अनोखा काल, अनोखा काल क्यों कहा जाता है, ये मानना था कोल एवं बुरिश महोदय का। कोल एवं बुरिश जो मनोवैज्ञानिक हैं, इन मनोवैज्ञानिकों का मानना ये था कि ये बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है, ये एक ऐसी आयु है जिस आयु के बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा करीब कौन होता है, उसके माता पिता। तो माता पिता ही उसकी अवस्था का अध्ययन नहीं कर पाते कि आखिर बच्चा चाहता क्या है, आखिर बच्चा चाहता क्या है। अर्थात पुरानी अवस्था, इससे पिछली अवस्था कौन सी, शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज, या आने वाली अगली आगामी अवस्था। आगामी मीन्स कौन सी, एडोलसेंस। एज कितनी हमारी 12 से 18 है। 12 से 18 का या उससे अधिक वाला व्यक्ति, या फिर यदि बात करें हम इन्फेंसी का मतलब क्या 6 से नीचे का, कि इन अवस्थाओं की तुलना में बाल्यावस्था ऐसी है कि इस अवस्था के बच्चे क्या करते हैं, हमारे इस अवस्था के बच्चों के बारे में माता पिता ही, इनके बारे में माता पिता ही नहीं समझ पाते कि आखिर बच्चा चाहता क्या है। जैसे एग्जांपल ले लें हम, यदि मान लीजिए यदि बच्चों के लिए आप यूनिफॉर्म लेके आए, सपोज़ किसी घर में 4 बच्चे हैं, यदि घर में 4 बच्चे हैं, आप चारों के लिए क्लॉथ्स लेके आते हो मार्केट से, यदि वहाँ उनके पसंद से लेके आते हो, लेकिन घर पे आके यदि कोई कह दे कि ये आप पर अच्छा नहीं लग रहा है, ये तो इन पर अच्छा लग रहा है। मान लीजिए राम है, मोहन है, यदि राम के कपड़े मोहन को अच्छे लग रहे हैं या मोहन के कपड़े राम को अच्छे लग रहे हैं, तो बच्चा क्या होगा, तुरंत अपनी बात से पलट जाएगा, नहीं मुझे ऐसे ही चाहिए, नहीं मुझे ऐसे ही चाहिए। अर्थात ये एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था के बारे में माता पिता भी नहीं समझ पाते कि आखिर बच्चा चाहता क्या है। पॉइंट क्लियर। चलिए दूसरी देखते हैं। दूसरी क्या है हमारी, खेल की उम्र। तो खेल की उम्र क्या कहता है, खेल की उम्र का अर्थ ये है कि ये अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चा क्या चाहता है, सबसे ज़्यादा खेल को महत्व देता है। अर्थात वो भी क्या, एक समूह में। इससे पहले क्या था, शैशवावस्था का बच्चा था, शैशवावस्था बच्चा खेलना तो चाहता है, लेकिन क्या है वो अकेले भी खेल सकता है, क्योंकि इतनी आयु नहीं होती, उसकी उम्र नहीं होती जो कि वो साथ में समूह में खेल सके। या यदि उसके साथ खिलाया जाता है तो वो उसकी मर्जी से नहीं, वो उसके माता पिताओं की मर्जी से खिलाया जाता है कि माता किसी अन्य बच्चे के लिए उसके साथ लेटा दें या बिठा दें, तब वो साथ खेलता रहेगा। लेकिन ये क्या है, ये स्वतंत्र खेल की अवस्था है हमारी। कौन सी, ये जो बाल्यावस्था है हमारी, ये बाल्यावस्था कैसी, ये स्वतंत्र खेल। स्वतंत्र खेल का अर्थ ये है कि बच्चा जिसके साथ उसका मन करेगा वह उसके साथ क्या करेगा, खेल खेलेगा। और ये अवस्था ऐसी है जिस अवस्था में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति रहा हो जो कोई खेल ना खेला हो। कोई खेल का मतलब ये हम या आप, हम आप में से शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो व्यक्ति अपनी इस आयु में 6 से 12 की आयु से हम और आप गुजर के गए हैं कि इस आयु में कोई खेल ना खेले हों। कोई 50 खेल खेला होगा तो कोई 40 खेला होगा, कोई 2 या 4 खेला होगा। ठीक है, इसलिए इसके लिए क्या बोलते हैं, खेल की उम्र के नाम से भी जानते हैं। अगली बात करते हैं कि इसकी, अगला है मूर्त चिंतन। अब मूर्त का अर्थ होता है जो क्या दे हमारे लिए, जो
दिखाई दे, जो हमें क्या दे, दिखाई देता हो उसका चिंतन। अब जैसे मान लीजिए आप, क्या होता है इसमें, बच्चा क्या करता है, बच्चे को आप मेले लेके गए, अब आप आगे बढ़ते जा रहे हो, बच्चा क्या करे, जाके खड़ा हो जाएगा कि हलवाई की दुकान पे, वहाँ देखता रहेगा। तो भाई हलवाई पूछता है भाई क्या, तो कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही खड़ा हूँ, मैं क्या कुछ ऐसे ही खड़ा हूँ। तो बच्चा क्या करता है, जो दिख रहा होता है उसी बारे में सोचने लगता है। तो बच्चे के अंदर इस अवस्था में मूर्त चिंतन क्या होता है, ज़्यादा सक्रिय होता है अन्य अवस्थाओं की तुलना में। इसमें क्या करता है बच्चा, इस अवस्था में बच्चा मूर्त चिंतन अधिक करता है हमारा। आगे क्या है, समूह की अवस्था। समूह में क्या, बच्चे क्या चाहता है, बच्चा चाहता है कि मैं दो या दो से ज़्यादा, बच्चा चाहता है कि मैं अकेले ना खेल के 2 4 10 20 बच्चों के साथ खेलूँ या समूह बनाऊँ। क्या चाहता है भाई, मैं चाहता है कि मैं समूह बना के रहूँ या समूह के साथ खेलूँ, इसलिए इसको क्या कहते हैं, समूह की आयु। आगे कौन सी है, चुस्ती फुर्ती की आयु। चुस्ती फुर्ती की आयु का अर्थ ये होता है कि इस अवस्था का बच्चा क्या खा पी के टन है, खा पी के टन है। अब ये टन की अवस्था में बच्चा क्या करता है, जैसे ही पापा जी मम्मी जी कहते हैं बेटा जा फ़ोन लेके आओ, तुरंत दौड़ता हुआ जाता है, भागते हुए क्या करता है, फ़ोन लेके आ जाता है। उसके बाद आपको बेटा एक गिलास पानी लेके आओ, तुरंत भागते हुए जाएगा, क्या करेगा, एक गिलास पानी ले आएगा। अर्थात इस अवस्था में ऊर्जा क्या है हमारी, ऊर्जा एक स्टोर, एनर्जी स्टोर फॉर्म में है हमारी। स्टोर फॉर्म में होने के अर्थ ये कि ऊर्जा क्या है, उसकी सुरक्षित है। जैसे ही उसको कोई कमांड दी गई, कोई आदेश दिया गया, तुरंत क्या करता है, भागते हुए जाता है, उसका पालन करता है। तो ये चुस्ती फुर्ती, ये चुस्ती फुर्ती जल्दी जो है उसके अंदर, इसको क्या कहते हैं, इसी के आधार पर इसका नाम क्या बना दूसरा, अगला हमारा चुस्ती फुर्ती की आयु। चलिए आगे देखते हैं, आगे गए निरुद्देश्य भ्रमण की आयु। निरुद्देश्य भ्रमण का अर्थ होता है जिसका कोई उद्देश्य ना हो, जिसका कोई उद्देश्य ना हो या नहीं। उद्देश्य ना होने का अर्थ ये कि जैसे बच्चा मेले में जाता है तो जाएगा आपका क्या, लकड़ी वाले की दुकान के सामने खड़ा हो गया, मार्केट में क्या है, किसी अन्य शॉप के सामने खड़ा हो गया, लकड़ी वाला पूछना बट क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे, क्या कर रहा है यहाँ पे, भाग यहाँ से। ये क्या होता है, ये होता है हमारा क्या, निरुद्देश्य भ्रमण। अर्थात बच्चा इस अवस्था में क्या करता है, उद्देश्य कुछ भी नहीं है, इस गली घूमना उस गली घूमना, मेले में जाना मार्केट में जाना, अर्थात ये कि बिना उद्देश्य के ही क्या करना, मार्केट में घूमना, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, निरुद्देश्य भ्रमण। आगे कौन सी है हमारी, आगे प्रारंभिक विद्यालय। देखिए प्रारंभिक विद्यालय का अर्थ ये है कि लगभग लगभग जब बच्चा 6 वर्ष में प्रवेश करता है या छठी वर्ष में प्रवेश करता है, तो इस छठी वर्ष में प्रवेश करने पर कक्षा 1 में उसे क्या होता है, एडमिशन दिलाया जाता है, या फर्स्ट क्लास में उसे क्या करते हैं, उसे एडमिशन दिलाते हैं। तो जो विद्यालय जाने की जो आयु है उसकी, वो कौन सी है हमारी, बाल्यावस्था से शुरुआत होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, शिक्षा प्रारंभ या प्रारंभिक विद्यालय की आयु के नाम से जानते हैं इसे। आई होप आपके लिए ये सारी क्लियर हो गई होंगी। आगे इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे संवेगात्मक विकास की आयु, काल या अवस्था किसी नाम से आया, आपका कुछ भी कह सकते हैं इसके लिए आप। अगला है हमारा संवेगात्मक विकास का काल। अब देखिए इसमें है क्या, संवेगात्मक विकास का अर्थ ये है कि इस अवस्था का बच्चा संवेग का दमन भी कर लेता है अपने, और उसका क्या कर सकता है, उसका प्रदर्शन भी करता है। अर्थात जो उसके संवेग हैं उन संवेगों को समय के अनुसार क्या कर लेता है, दमन का मतलब नियंत्रण भी कर लेता है, और क्या कर देता है, उनका प्रदर्शन भी कर लेता है। जबकि इससे पहली वाली अवस्था है उसमें बच्चा सिर्फ क्या करता है, प्रदर्शन ही करता है, उसे दमन करना नहीं आता है, उसे कंट्रोल करना अपने नहीं आता है इसके लिए। इसे क्या कहते हैं, संवेगात्मक विकास का काल या आयु। चलिए आगे देखते हैं। आगे है काम वासना की सुप्तावस्था। तो देखिए ये जो 6 से 12 वर्ष की आयु है, 6 से 12 वर्ष की आयु जो है, इस आयु में काम वासना कैसी रहती है, लगभग सोई रहती है। कैसी रहती है, लगभग सोई रहती है, इसी से क्या कहते हैं, काम वासना की सुप्तावस्था, मतलब सोई हुई अवस्था। आगे देखते हैं, अगला है कौन सा, बहिर्मुखी व्यक्तित्व की आयु आदि। बहिर्मुखी व्यक्तित्व, अब देखिए व्यक्तित्व ये आया शब्द हमारा, एक नया शब्द है यहाँ पे। तो व्यक्तित्व का अर्थ होता है मुखौटा। व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है हमारा, मुखौटा या कोई पहचान मिल जाना, किसी पहचान। ये जो व्यक्तित्व है ये पर्सनालिटी का हिंदी रूपांतरण है। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन के पर्सोना से। आइए थोड़ा इसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। ये जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसे कहते हैं पर्सनालिटी। पर्सनालिटी, ये पर्सनालिटी बना है हमारा किससे, परसोना से, और इस परसोना का अर्थ होता है मुखौटा, या इसे कह सकते हैं मास्क।
ठीक, कि व्यक्ति को उसके व्यवहार के आधार पर क्या मिल जाना, एक मास्क या मुखौटा मिल जाना, या सामान्य भाषा में कह सकते हैं इसे पहचान मिल जाना। व्यक्ति को क्या मिल जाना, एक पहचान मिल जाना। उस पहचान को ही उसे क्या कहा जाता है, उसका व्यक्तित्व कहा जाता है। अब चूंकि एक शब्द और है साथ में इसका, बहिर्मुखी। आइए बहिर्मुखी को जानते हैं। मैं शब्द आपके लिए इसलिए समझा रहा हूँ ये कि बिना शब्दों का अर्थ जाने आप ये समझ नहीं पाएंगे कि आखिर ये है क्या। एक इस प्रकार की आयु यदि है तो क्यों है, यदि इसे बहिर्मुखी व्यक्तित्व की आयु कहते हैं या अवस्था कहते हैं तो क्यों कहते हैं, उस क्यों का कारण है। तो कारण जानने से पहले आप इन शब्दों का अर्थ जानेंगे तब ज़्यादा बेटर आपके समझ में आएगा। चलिए शुरुआत देखते हैं क्या है। तो ये बहिर्मुखी, देखो बहिर्मुखी का अर्थ होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व तीन प्रकार के होते हैं हमारे। एक होता है अंतर्मुखी, एक हमारा होता है कौन सा, अंतर्मुखी। एक होता है बहिर्मुखी, एक होता है उभयमुखी। अंतर्मुखी वह होते हैं जो अपने विचारों को सामने वाले के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाते, जैसे कि संकोची व्यक्ति, एकांत प्रिय, अध्ययनशील। तो ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं क्या, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। अब ऐसे व्यक्ति जो क्या हो, जब मन में आए उसे बोल दें या अपने विचारों को क्या करें, सामने वाले के समक्ष प्रस्तुत कर दें, ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को कहते हैं क्या, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। और एक आता है तीसरा हमारा उभयमुखी। उभयमुखी का अर्थ होता है कि जो समय के अनुसार क्या हो, अंतर्मुखी बन जाए और समय के अनुसार क्या बन जाए, हमारा बहिर्मुखी बन जाए। अर्थात ये कि जैसे मान लीजिए आप, इसे वकील है, एक वकील है, वह वकील क्या करता है, वकील समय के अनुसार जब सामने वाला वकील उसके अपनी दलील रख रहा होता है उस समय क्या होता है, वह चुप हो जाता है, अर्थात बन जाता है अंतर्मुखी। लेकिन जब उसकी बात कहने का उसे क्या मिलता है, मौका, उस मौका मिलने की कंडीशन में तब क्या करता है, वह अपनी बात को रखता है। तो ऐसा व्यक्तित्व जिसमें व्यक्ति समय के अनुसार अंतर्मुखी बन जाए, समय के अनुसार बहिर्मुखी बन जाए, ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, उभयमुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति। हमारा चूंकि क्या है बहिर्मुखी, हम पर क्या रहे हैं बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था का जो बच्चा है, ये बाल्यावस्था का बच्चा बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला होता है, अर्थात उसके मन में जो भी आएगा या मन में उसके जो विचार चल रहा है, वह क्या करता है, इन विचार के लिए सामने वाले के समक्ष प्रदर्शित कर देता है या उसका प्रदर्शन करता है, या उससे क्या करेगा, उसे कह देता है। ठीक है, तो ये कुछ उपनाम हैं कि जो कि हमारे क्या है, बाल्यावस्था से संबंधी पूछे जाते हैं कि बाल्यावस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है, या निम्न में से कौन सा बाल्यावस्था का उपनाम है। तो वहाँ आपके लिए हो सकता है एक रखा हो या तीन रखे हों, तो ये प्रश्न आएगा, चौथा ऑप्शन दिया होगा कि उपरोक्त सभी करके, या वहाँ पे हमारा कोई नाम बीच में ऐसा दिया होगा कि सारे तीन शैशवावस्था के होंगे और एक हमारा कैसा होगा, बाल्या का होगा। तब आपको वहाँ से पहचानना होगा, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में शैशवावस्था में भी सबसे पहले क्या कराए थे, उसके उपनाम कराए थे। तो उसके उपनाम हैं कि उपनामों से इसके भी उपनाम है, बाल्या के, शैशवा के भी हैं, और आने वाली जो अगली अवस्था है हमारी स्टेज एडोलसेंस, किशोरावस्था, उसके भी क्या है, उपनाम है। तो लगभग ये तीनों अवस्थाओं के उपनामों की यदि हम बात करें तो लगभग 25 से 30 नाम, 20-25 नाम हो जाते हैं। तो 25 नामों में से एक दो नाम हर बार पूछे ही जाते हैं। 25 जो नाम है लगभग तीनों के मिला के, उन तीनों के नामों में से कोई ना कोई प्रश्न हर बार आता ही, चाहे हमारा टैट हो, सी टैट हो, या हमारा सुपर टैट हो। आई होप आपको ये नाम सारे क्लियर हो गए होंगे। चलिए इसी क्रम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसके शारीरिक विकास कितना है, मानसिक विकास कितना है। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब जानते हैं हम इसके शारीरिक विकास के बारे में। अब अब जानते हैं इसके शारीरिक विकास के बारे में। जैसा कि हमने शैशवावस्था में अध्ययन किया था कि शैशवावस्था में बच्चे का कितना शारीरिक विकास हो जाता है। आइए अब अध्ययन करेंगे हम शारीरिक विकास। शारीरिक विकास कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कितना हो जाता है। तो जैसे हम बात करें बच्चे के भार की, तो लगभग बच्चे का भार 80 से 85 पाउंड हमारा क्या है, उसका
हो जाता है। यदि हम उसके भार की बात करें तो लगभग बच्चे का भार, ये सामान्य बच्चे की बात है, ठीक है, ये एक सामान्य बच्चे की बात है। यदि बच्चे का भार बहुत अधिक है या भार क्या है बहुत कम है, तो वो क्या है एक असाधारण है, ये असामान्य है। असामान्य का अर्थ ये है, हो सकता है वह किसी रोग से ग्रसित हो सकता है क्या हो वह किसी रोग से ग्रसित हो। तो ये एक सामान्य बच्चे के, हम चूंकि हम सामान्य का ही क्या करेंगे यहाँ पे अध्ययन करेंगे, ठीक है। ये तो रहा क्या उसका भार। अब यदि हम बात करें किसकी, उसकी ऊंचाई की, ऊंचाई का अर्थ भाई हमारे क्या लंबाई उसकी, ठीक है। तो ऊंचाई की या लंबाई की उसकी बात करें तो लगभग 10 से 12 इंच क्या हो जाती है, उसकी वृद्धि हो जाती है इसमें। कितनी लगभग 10 से 12 इंच। और यदि हम बात करें उसके मस्तिष्क का, ये कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ मैं आपके लिए। यदि हम बात करें किसका, उसके मस्तिष्क का, तो ये लगभग 90%, लगभग 90% क्या होता है, उसके मस्तिष्क का विकास हो चुका होता है। और यदि बात करें इसमें किसकी, हम बच्चे इसमें हड्डियां, इसमें हड्डियां, तो हड्डियां सहस्रांश में कितनी थी 270, सहस्रांश कितनी थी हाँ 270, लेकिन इसमें 270 से बढ़कर, इसमें 270 से बढ़कर कितनी जाती है हमारी लगभग 340 या लगभग 350 भी बोलते हैं इसके लिए, लगभग 340 या 350, मतलब हड्डियां कहते हैं मांसपेशी जुड़ने से क्या होता है भाई हड्डियों की संख्या बढ़ती है। ये रहा हमारा इसका क्या, ये रहा कुछ हमारा इसका शारीरिक विकास। और यदि हम बात करें धड़कन की, यदि हम बात करें क्या धड़कन, तो धड़कन की यदि हम बात करें तो बच्चे की बाल्यावस्था की जब शुरुआत होती है, शुरुआत का कब कि जब बच्चा कितने का हो 6 वर्ष का, तब कुछ और होगी। और जब बच्चा पहुंच जाएगा लगभग बाल्यावस्था के अंत की ओर, मतलब क्या 12 वर्ष की ओर, तो 6 वर्ष में कुछ अलग होता है और 12 वर्ष में हमारी क्या होती है अलग होती है। तो 6 वर्ष है, इस 6 वर्ष में लगभग 100 बार या प्रति मिनट, इसे क्या कह लें हम प्रति मिनट। और ये और इससे आगे बढ़ते हैं, जब 12 वर्ष का होता है तो लगभग हो जाती है क्या 85 पर मिनट हमारी, ये प्रति मिनट। मतलब देखो इसमें क्या आ रही है, इसमें आ रही है स्थिरता, इसमें हमारी क्या आ रही है स्थिरता। और ये पूर्णतः स्थिर जो होती है वो किशोरावस्था में जाके होती है हमारी। तो ये कुछ है इसका शारीरिक विकास कि बाल्यावस्था में बालक का शारीरिक विकास किस प्रकार होता है। तो लगभग उसका भार 80 से 85 पाउंड हो जाता है हमारा। यदि हम बात करें उसकी लंबाई की तो 10 से 12 इंच की उसकी क्या होती है वृद्धि हो जाती है हमारी। मस्तिष्क के विकास की बात करें तो ये उसके सिर का विकास की बात करें तो लगभग 90% उसका सिर क्या हो जाता है विकास हो चुका होता है उसका। यदि बात करें हड्डियों की तो हड्डियां बढ़ के 270 से कितनी हो जाती हैं लगभग 350 हो जाती हैं हमारी। और बात करें मैं इसकी अगर धड़कन की, तो धड़कन हमारी क्या है जब बाल्यावस्था की शुरुआत है, देखो शुरुआत क्या है 6ठी वर्ष से होती है ना हमारी। तो 6ठी वर्ष की शुरुआत का अर्थ ये है कि बाल्यावस्था में जब प्रवेश करता है बच्चा, जब बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तब उसकी धड़कन कितनी होती है 100 पर मिनट। और जब बाल्यावस्था में ये अंत की ओर पहुंचता है मतलब 12 वर्ष की ओर, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जैसे किशोर अवस्था में क्या प्रवेश करने ही वाला होता है, तो उसकी कितनी होती है हमारी लगभग 85 85 पर मिनट। ये क्या है ये उसकी हार्ट बीट है, और उसकी क्या ये उसकी हृदय की धड़कन है। ये उसका क्या रहा, ये रहा उसका शारीरिक विकास। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये चैनल में बने रहे हमारे साथ, पूरा CDP आपके लिए कराया जाएगा, इसमें नोट्स आपके लिए। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लें, नहीं तो व्हाट्सअप नंबर उस पर है, उस पर आप मैसेज करके PDF ले सकते हैं आप। इसके साथ साथ आपको ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस सेट्स कराए जाएंगे। आपको संपूर्ण CDP चाहे वह टेट के लिए हो, टेट के लिए हो या सुपर टेट के लिए हो, सब कुछ इस पर बिल्कुल फ्री कराया जाएगा आपके लिए। उसके साथ आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ साथ आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी कराए जाएंगे। चलिए इसी क्रम में आगे देखते हैं। तो आगे आता है हमारा शारीरिक विकास के बाद मानसिक विकास। अगला क्या है हमारा मानसिक विकास। अब देखिए मानसिक विकास क्या है, तो मानसिक विकास यदि हम इसकी एज के अनुसार ले लें कि बच्चा 6 वर्ष का होगा, ठीक है 6, फिर 7 वर्ष का, फिर 8 का, 9 वर्ष। चलिए इसी क्रम में आगे जान लेते हैं हम कि
देखिए, तो 6 वर्ष का जब बच्चा होता है तो लगभग 6 वर्ष की आयु में बच्चा 15 से 20 तक की गिनती क्या कर लेता है, अध्ययन कर लेता है, या उसको इतनी गिनती आने लगती हैं जब बच्चा क्या होता है, बाल्यावस्था में प्रवेश करता है। अब आप ये मत समझना कि 6 वर्ष की आयु में ये कम है, ये कम नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया आपके लिए कि क्या है, ये प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था है कि शैशवावस्था की शुरुआत में ही बच्चा क्या करता है, विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। तो विद्यालय जाना प्रारंभ जब उसने किया ही है तो इस समय क्या होगा, लगभग ये 15 से 20 तक की गिनती का अध्ययन आसानी से कर लेगा, या इतनी गिनती उसको याद हो जाएंगी, या आपको सुना सकता है। जब बच्चा पहुंचता है क्या, 7वीं वर्ष में, तो ये अंतर करना सीख जाता है। 7वीं वर्ष में पहुंचता है तो क्या, ये अंतर करना सीख जाता है। अब अंतर करने का अर्थ, ये अंतर करने के लिए बहुत से क्षेत्र हो सकते हैं, अंतर करने के लिए बहुत से क्षेत्र हो सकते हैं, जैसे हल्का भारी। जैसे सपोज करो मैं ये ले लूँ कि कैप का वेट अलग होगा, मार्कर का वेट अलग होगा हमारा, ठीक है, हम बुक का वेट करेंगे वो अलग होगा, मतलब हल्का भारी करना, उसका अंतर करना सीख जाता है। रंगों का अंतर करना बच्चा लगभग जान लेता है, ठीक है। तो ये क्या है कि लगभग 7वीं वर्ष में जब बच्चा पहुंचता है तो वह अंतर करना सीख जाता है। यदि हम बात करें 8वीं वर्ष की, तो 8वीं वर्ष में जाके लगभग बच्चा 5 से 6 प्रश्नों के उत्तर, 5 से 6 प्रश्नों के उत्तर, लगभग 5-6 प्रश्नों के उत्तर बच्चा क्या 8वीं वर्ष में देने लगता है। अर्थात उससे आप यदि हम 4, 5, 6 प्रश्न पूछेंगे तो 6 प्रश्नों का उत्तर वो आसानी से क्या होगा, हमारा दे सकता है। चलिए देखते हैं 9वीं वर्ष में। तो 9वीं वर्ष की यदि बात करें तो 9वीं वर्ष में हमारा बच्चा लगभग दिन, समय, दिनांक, दिन है, समय है, दिनांक है, नाप तोल गणना आदि, ठीक है। और क्या कर सकता है बच्चा, नाप कर लेता है भाई, नाप तोल और गणना, कैलकुलेशन आदि, इन सब क्या कर लेता है, ये सब करना लगभग सीख जाता है। अब जब बच्चा पहुंचता है 10 वर्ष में, तो 10 वर्ष की आयु में बच्चा लगभग 30 मिनट में 60 से 70 शब्द क्या कर लेता है, याद करना सीख जाता है। बात करें किसकी हम, 10वीं वर्ष की। तो 10वीं वर्ष में लगभग बच्चा क्या करता है, 3 मिनट में क्या करता है, लगभग 60 से 70 शब्द का उच्चारण या इनको याद करना सीख चुका होता है, या मानसिक विकास उसका इतना हो चुका होता है, या भंडारण जिसे कह सकते हैं, शब्द भंडार, ये शब्द भंडार लगभग 60 से 70 शब्दों का हो जाता है हमारा। ये रहा कौन सा, 10वीं वर्ष का। यदि हम क्या बात करें 11वीं वर्ष की, तो जिज्ञासा की योग्यता विकसित हो जाना। तो लगभग जब 11वीं वर्ष में बच्चा पहुँचता है 11वीं में, तो 11वीं में जाने पर उसके अंदर की जो जिज्ञासा है, वह जिज्ञासा क्या जाती है, पूर्णतया लगभग विकसित हो जाती है। क्या जाती है, पूर्णतः विकसित हो जाती है। और जब बच्चा बाल्यावस्था की अंतिम वर्ष में प्रवेश करता है, अंतिम वर्ष में प्रवेश करता है, जो कि कौन सी हमारी 12वीं वर्ष, तब जाके बच्चा उसके अंदर समस्या का क्या करना, समस्या समाधान करना या करने का गुण क्या हो जाता है, पूर्णतया विकसित हो चुका होता है कि बच्चा किस प्रकार से वह समस्या का समाधान करेगा। तो ये कुछ 3 मुख्य बिंदु हमने आज जाने कि बाल्यावस्था, भाई इसको अन्य किन किन उपनामों से जानते हैं हम। इसके साथ साथ इसमें शारीरिक विकास कितना होता है बच्चे का, मानसिक विकास कितना होता है, ये प्रमुख 3 बिंदु हैं जिन बिंदुओं का हमने आज इसमें अध्ययन किया। आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि आपके दोस्तों को क्या हो, इसका बेनिफिट्स मिल सके हमारे लिए, या आगामी जो परीक्षाएं हैं उनको देखते हुए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारा। और सारे महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि पाठ्यक्रम में हमारे दिए हुए हैं, उन पूरे पाठ्यक्रम को हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपके लिए सारे कराए जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। अभी इसका कुछ भाग जो है वो हम अगले लेक्चर में आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिसमें हम अध्ययन करेंगे। यदि हम इसके आगे की बात करें तो उसमें हम अध्ययन करेंगे आपके बाल्यावस्था की प्रमुख जो परिभाषाएं हैं, प्रमुख परिभाषाओं के बारे में, और हम
अध्ययन करेंगे इसमें इसकी प्रमुख जो विशेषताएं हैं, विशेषताओं के बारे में, किस प्रकार से बाल्यावस्था में बच्चे के लिए शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इन 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट हैं, महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, इन 3 बिंदुओं का हम अध्ययन करेंगे अगले लेक्चर में। चलिए हमारे साथ बने रहिए और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।